फॉरेस्ट कंजर्वेशन है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन तो बहुत ज़रूरी है ना, अगर आपको इकोसिस्टम को बचाना है तो फॉरेस्ट सिस्टम को ही बचाना होगा। फॉरेस्ट आर इंट्रिकेटली, कैसे भाई? तो नॉर्मली नहीं, इंट्रिकेटली लिंक्ड विथ लाइफ एंड द इन्वायरमेंट प्रोवाइडिंग ए मल्टीट्यूड डायरेक्ट, यही सब चीज़ है कि मतलब सोसाइटी इकोनॉमी सबको इसका प्रभाव पड़ेगा, बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव हम लोग को देखना है कि क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कम्प्रिहेंसिव फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी सबसे पहले 1952 में आया और इसको रिफाइन किया गया 1988 में। CGL में आजकल इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है कि कम्प्रिहेंसिव फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ? गजब का कफ हो गया है। कम्प्रिहेंसिव फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1952 में, और इसको रिफाइन किया गया 1988 में। इसका वही था पॉलिसी का कि प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, ठीक। 1952 और 1988 याद रखिएगा। तो यही सब इसमें इसका गोल दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या करना है। इसको फॉरेस्ट कवर को एक्सपेंड करना है, इन्वायरमेंट को स्टेबल बनाना है, नेचुरल हेरिटेज जो है नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करना है, इरोजन को कंट्रोल करना है, फॉरेस्ट कवर को और बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना है, कम्युनिटी को, जो भी लोकल कम्युनिटी है, जो भी ट्राइब्स वगैरह वहाँ रहता है, उसको इस मिशन में इन्वॉल्व करना है। अब है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है भाई? तो सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब हुआ कि मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और एफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन अनप्रोडक्टिव लैंड। मान लो कि कोई लैंड एकदम अनप्रोडक्टिव हो गया है तो उसका मैनेजमेंट, उसका कंजर्वेशन और वहाँ पे एफॉरेस्टेशन करवाना। और उसका एम क्या होता है? तो कंट्रीब्यूट करे आगे चल के इन्वायरमेंटल, सोशल और रूरल डेवलपमेंट में। तो यही सोशल फॉरेस्ट्री हो गया। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 कैटेगराइज सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 मेन टाइप्स। तो इसको अर्बन, रूरल और फार्म फॉरेस्ट्री में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो वही है कि अर्बन फॉरेस्ट्री में दोनों रहेगा, पब्लिक और प्राइवेट लैंड दोनों इंक्लूड रहेगा। और रूरल फॉरेस्ट्री में क्या होगा? तो कम्युनिटी एग्रो फॉरेस्ट्री आ गया, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री आ गया। तो यही सब चीज़ है, इसमें कुछ खास बहुत नहीं है। अब आ जाइए फॉरेस्ट एंड लाइफ। ए लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिजिनस पीपल डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर होम मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सही बात है, ठीक है। फिर क्राफ्ट के लिए भी बहुत लोग उस पर डिपेंड रहते हैं, परचेज सप्लाईज के लिए। ट्रेडिशनल जो नॉलेज है ट्राइबल पीपल का, वो भी हमको काफ़ी हेल्प करेगा किस चीज़ में? फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को बचाने में, क्योंकि उनका एक अपना मैनेजमेंट रहा है, बहुत पहले से वो लोग मैनेज करते आ रहे हैं। तो उसको भी हम लोग कम्युनिटी के थ्रू, कम्युनिटी को जब उससे जोड़ देंगे तो उसका भी एडवांटेज मिल जाएगा। तो वही है, इनकरेज करना है उनके पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा। फिर है हमारा वाइल्ड लाइफ। इंडिया कहता है कि हमारे पास रिच और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है। यहाँ तक कि बोला जाता है कि 4 से 5% जो प्लेनेट का नॉन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज है वह इनहिबिट करता है। कहाँ? इंडिया में 4 से 5%। पूरे प्लेनेट का 4 से 5% जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज है कहाँ है? इंडिया में इनहिबिट करता है। रीजन जो है, इसका रीजन क्या है डिक्लाइन का? आगे चल के जो डिक्लाइन हो गया वाइल्ड लाइफ, तो उसका कोई रीजन होगा ना डिक्लाइन का। तो इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, इंडस्ट्री बढ़ने लगा। लैंड यूज चेंज, मतलब लैंड का जो यूज है पहले कुछ और था, अब कुछ और होने लगा। कभी एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को काट दिया गया, कभी ह्यूमन सेटलमेंट के लिए काट दिया गया, कभी रोड बनाने के लिए काट दिया गया, माइनिंग, रिजर्वायर, इस तरह से फॉरेस्ट कवर जो है कम होने लगा। तो उसके वजह से जो वाइल्ड लाइफ है उस पर भी उसका असर पड़ा। रिसोर्सेज का प्रेशर, जैसे फ्यूल के लिए पेड़ काटा गया, फॉडर के लिए काटा गया, तो उसके वजह से भी हुआ। हंटिंग बहुत हुआ, वाइल्ड लाइफ को मार दिया गया। कमर्शियल यूज के लिए पोचिंग किया गया। फॉरेस्ट फायर, कभी कभी आग जो लगा उसके वजह से भी
बहुत सारा हैबिटेट जो है ख़त्म हो गया। अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया कैसे हो रहा है। तो बहुत सारे कहानी में पहले पंचतंत्र हो गया, जंगल बुक्स के माध्यम से भी हर जनरेशन को बताया गया है कि कितना वाइल्ड लाइफ ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोग लीगल फ्रेमवर्क में देखेंगे कि लीगल वे क्या है, तो 1972 याद रखना है, 1972 एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, क्योंकि कम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ एक्ट इन इंडिया कब आया? 1972 में। कहानी से ऊपर उठ के एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1972 में, वाइल्ड लाइफ एक्ट इन इंडिया बनाया गया। दिस एक्ट स्टैंड्स एज ए क्रूशियल लीगल फाउंडेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। दिस एक्ट स्टैंड्स एज ए क्रूशियल लीगल फाउंडेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक, तो ये एक्ट याद रखिएगा 1972 में, बहुत सारे एग्जाम में आएगा। अब इस एक्ट का क्या काम है? तो वही है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उसको सेफगार्ड करना है, ठीक, और नेशनल पार्क, सेंचुरी और क्लोज्ड रीजन जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए एक तरह का एक लीगल बैकिंग है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बैक्ड इसमें नॉर्म्स दिया हुआ है, जिसके आधार पे कोई भी आदमी या कोई भी संस्था या कोई भी सरकार नेशनल पार्क, सेंचुरी या क्लोज्ड रीजन को जल्दी से उसको ख़त्म नहीं करवा सकती है, उसका मिसयूज नहीं कर सकती, या कोई भी पब्लिक या कोई भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए पूरा लीगल फ्रेमवर्क बना दिया गया है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में। इन 1991 अभी भी क्वेश्चन याद रखिए कि 1972 में बना, लेकिन 1991 में क्या हुआ? कम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट आया इसमें, और इसमें अमेंडमेंट में क्या किया गया कि अब सिर्फ मतलब मना ही नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको पेनाल्टी को भी इंक्रीज किया गया। प्लांट स्पीसीज को स्पेसिफिकली बताया गया कि हाँ, इस प्लांट स्पीसीज के लिए इतना इतना आपको सज़ा मिलेगा अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कीजिएगा, तो उन सब चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया। अब इसका रोल क्या होता है? इस तरह का जो स्पेशल इनिशिएटिव है, तो इसका क्या रोल है? तो इसका रोल है ना कि इतना सारा जो 101 नेशनल पार्क है और 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे हम और आप अभी तक सेफ़ क्यों हैं? क्योंकि हमारे लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, नहीं तो कोई मजबूत आदमी आता हम लोग को मार उड़ के फेंक देता उधर। लेकिन एक लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक। तो ऐसे ही नेशनल पार्क तो है, वो तो इंसान की तरह बोल नहीं सकता है ना, वाइल्ड लाइफ बोल नहीं सकता है, तो इनको भी अगर बचाना होगा तो उसके लिए हम लोग को लाना ज़रूरी था, ठीक। और बहुत सारा चीज़ है। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो चल रहा है, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट एक स्पेशल पार्टनर है। अब देखिए, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर याद रखिएगा 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। मतलब ये 2-3 चीज़ें तुम रट जाइए। सबसे पहले इधर क्या याद किए? 1972 में क्या आया? वाइल्ड लाइफ एक्ट आया 1972 में, 1972 में आया। और अगर आप इधर आइएगा तो 1973 में क्या आया? प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर में, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो प्रोजेक्ट टाइगर अभी हम लोग पढ़े कि इनिशिएट कब हुआ? 1973 में, 1973 में इनिशिएट हुआ। इसका काम क्या है? तो मेंटेन करेगा एक वायबल टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक ना। वही इसका काम रहेगा, और तो कोई काम रहेगा नहीं। इसके इंसेप्शन से 9 टाइगर रिजर्व बना है अभी तक, जो टोटल एरिया उसका क्या है? तो 16,339 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। यह एक्सपेंड हुआ है टोटल 50 टाइगर रिजर्व तक इनकम्पासिंग। टोटल एरिया अब कितना है? पहले 16,000 था और अब 71,027.10 किलोमीटर स्क्वायर। हैबिटेट अक्रॉस 18 स्टेट्स, इतना में फैल चुका है। देखिए, पहले 1411 था टाइगर 2006 में, और अभी 2020 में कितना है? 2967 टाइगर है। तो इसका समझिए कि इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में आया, 1992 में आया, ठीक। तो यही सब चीज़ है, 16 स्टेट में फैला हुआ है। अब अजय के एडिशनल इनिशिएटिव क्या लिया गया है? तो इसमें जैसे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट भी सरकार चला रही है, प्रोजेक्ट हंगुल चला रही है, कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन मस्क डियर भी हो रहा है, ठीक। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाइए।
क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व? तो बायोस्फीयर रिजर्व इज ए डिस्टिंक्टिव एंड रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एरियाज दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। क्या कह रहा है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व इज ए डिस्टिंक्टिव एंड रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एरियाज दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को ऑन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल 18 है, जिसमें से 11 क्या है, जिसमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो है हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को ऑन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। कंजर्वेशन डेवलपमेंट ये सब काम है इसका, कंजर्व करना, डेवलप करना। ठीक, अब लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको याद रखिए, नाम याद रखिए। तो सबसे पुराना अगर बोलेगा तो आपको क्या बोलना है, नीलगिरी। नीलगिरी कब आया था? 1986 में। 1986 में नीलगिरी आया। कहाँ है भाई? तो पार्ट ऑफ वायनाड केरला, नागरहोल, बांदीपुर एंड मुदुमलाई, नीलाम्बूर, साइलेंट वैली एंड सिरुवानी हिल्स, यानी कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। समझिए, बात को समझ रहे हैं, मामला क्या है, कितना एरिया में ये फैला हुआ है। पार्ट ऑफ वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलाम्बूर, साइलेंट वैली एंड सिरुवानी हिल्स, यानी कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों में नीलगिरी सबसे पुराना है। नंदा देवी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खूबसूरत है नंदा देवी। कब आया? 1988 में आया। चमोली में है। कहाँ है? चमोली में है। पिथौरागढ़ एंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ है? पार्ट ऑफ चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। फिर आपका नौकरेक। नौकरेक, नौकरेक मेघालय में है। नौकरेक कहाँ है? मेघालय में। पार्ट ऑफ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ गारो हिल डिस्ट्रिक्ट्स इन मेघालय। फिर है मानस। मानस पार्ट ऑफ कोकराझार, बोगईगांव, बारापेटा, नलबरी, कामरूप एंड दारांग डिस्ट्रिक्ट इन असम। तो मानस कहाँ है? मानस है आपका असम में। सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम का पार्ट है ये। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। तो इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार एक्सटेंडिंग फ्रॉम रामेश्वरम आइलैंड टू द नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी। तो साउथ ऑफ तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार। ग्रेट निकोबार, साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार कहाँ है? साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, 12 आइलैंड हो जाएगा। सिमलीपाल हो जाएगा आपका उड़ीसा में। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है उड़ीसा में। दिब्रू सैखोवा, दिब्रू सैखोवा असम में हो जाएगा, पार्ट ऑफ डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम में है। दिब्रू सैखोवा असम में। दिहांग दिबांग कहाँ है? दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, पार्ट ऑफ बैतूल, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वीर कंचनजंगा पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम। फिर है आपका अगस्त्या मलाई। अगस्त्या मलाई जो है कहाँ है? केरला। अगस्त्या मलाई कहाँ है? केरला में है। अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कच्छ गुजरात में हो जाएगा कच्छ। कोल्ड डेजर्ट भी कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में हो जाएगा शेषाचलम। और पन्ना कहाँ हो जाएगा?
पन्ना कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पन्ना हो जाएगा। ठीक, तो इसको याद रखिए, बार बार इसको पढ़िए, तब जाके याद होगा और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक, तो अब बिना देखे हुए बताना है। नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। नंदा देवी, उत्तराखंड। नौकरेक, मेघालय। नौकरेक, नौकरेक मेघालय। मानस, असम। सुंदरबन, वेस्ट बंगाल। गल्फ ऑफ मन्नार, साउथ ऑफ तमिलनाडु। ग्रेट निकोबार, साउथ ऑफ अंडमान एंड निकोबार। सिमलीपाल, उड़ीसा। दिब्रू सैखोवा, दिब्रू सैखोवा, असम। दिब्रू सैखोवा, असम। दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। कंचनजंगा, सिक्किम। अगस्त्यामलाई, अगस्त्यामलाई कहाँ है, अगस्त्यामलाई कहाँ है, केरला में है। अगस्त्यामलाई याद रखिए, अगस्त्यामलाई कहाँ है, केरला में। पार्ट ऑफ तिरुनेलवेली एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु एंड तिरुवनंतपुरम, कोलम एंड पथमथिता डिस्ट्रिक्ट इन केरला। मतलब सिर्फ अगस्त्यामलाई केरला में नहीं है, इसको बोलिए तमिलनाडु प्लस केरला, तमिलनाडु प्लस केरला बोलिए अगस्त्यामलाई को। और अचानक मार अमरकंटक कहाँ है, और ये भी एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में है, एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में है। कच्छ तो गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट तो हिमाचल में हो जाएगा। शेषाचलम इम्पोर्टेंट है, कहाँ है शेषाचलम, आप याद रखिए कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम का है आंध्र प्रदेश में। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक ठीक, शेषाचलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। अब आइए नीचे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है। ठीक, तो इसमें कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है ये आपको बताना है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का बात हो रहा है। नीचे क्या दिया हुआ है कि दे आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। अभी बताओ कि कितना बड़ा झूठ ही बोल दिया ये। ईस्टर्न स्लोप पे तो हम लोग पढ़े हुए हैं ना कि ईस्टर्न स्लोप इसका जो है उधर रेनफॉल बहुत ज़्यादा मतलब होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना वेस्टर्न स्लोप पे होता है। तो नहीं होता है तो उधर एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे आएगा, तो इसको यहाँ से कट मार दीजिए, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि दे आर मेनली फाउंड इन एरियाज विथ एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। अगर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट चाहिए भाई साहब, तो एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए जी, मीटर जो है 200 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, एनुअल प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। और मीन एनुअल टेम्परेचर एबव 22 डिग्री सेल्सियस। मीन एनुअल टेम्परेचर जो है कितना होना चाहिए, अबव 22 डिग्री सेल्सियस, तब जाके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बनेगा। तो इसको हम कर दिए टिक। देर इज नो डिफिनिट टाइम फॉर ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट टू सेट देयर लीव्स, फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में बोल रहा है, ये भी बहुत अच्छा है कि देर इज नो डिफिनिट टाइम फॉर ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टू सेट देयर लीव्स, फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन। ई क्यों सही हो जाएगा ये बताओ, एवरग्रीन ही रहता ही नहीं। अगर इसका जो लीव सेट करने का अगर एक डिफिनिट टाइम होता है, तब तो उस पर्टिकुलर टाइम में इसको एवरग्रीन थोड़ी करते हैं, पूरा हरियाली दिखता नहीं। तो चूंकि इसका कोई फिक्स स्पेसिफिक टाइम नहीं है, नो डिफिनिट टाइम है, तो यही इसका क्वालिटी याद रखना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन का, कि ना ही तो इसका सेड करने का कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम है, नहीं फ्लावरिंग का कोई पर्टिकुलर टाइम है, और ना ही फ्रूटेशन का, इसीलिए हमेशा एवरग्रीन रहता है। 4 नंबर पे आ जाइए। द मेन स्पीसीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट इंक्लूड रोजवुड, मोहगनी, एनी एंड इबोनी।
रोजवुड, महोगनी, एनी एंड इबोनी। क्या क्या है? रोजवुड है, महोगनी है, एनी है और इबोनी है, मिलता है। तो इसमें से 3 सही है, 2, 3, 4 और पहला गलत है। ठीक, तो यही सब चीज़ है। अब इसमें देख लीजिए कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि दैट ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट इज ए रेन शैडो एरिया, दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज with an annual precipitation of over 200 centimeter and mean annual temperature above 22 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? तो यही सब मामला है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सही है और कौन जो है गलत है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें किस चीज़ की बात हो रही है। तो इसमें बातें की जा रही हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है उसके बारे में आपको कमेंट करना है। तो आपके सामने जो पहला पॉइंट है क्या है? These forests have a mixture of evergreen and moist deciduous forest. These forests have a mixture of, किस चीज़ का मिक्सचर है? evergreen का मिक्सचर है और moist deciduous trees का जो है मिक्सचर है। तो इस बिल्कुल हो जाएगा सही। दूसरा है कि these forests have a mixture of evergreen and moist deciduous trees with undergrowing climbers। क्या है? these forests have a mixture of evergreen, किस चीज़ का मिक्सचर है? mixture of evergreen एंड मॉइस्ट डेसिडिवस ट्रीज विथ अंडरग्रोइंग क्लाइंबर्स। तो मिक्सचर तो रहेगा ना, सेमी एवरग्रीन है तो पूरा एवरग्रीन वाला तो क्वालिटी रहेगा नहीं, मिक्सचर कुछ रहेगा। तो मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन और उसके साथ क्या मिल जाएगा? तो उसके साथ मिल जाएगा मॉइस्ट डेसिडिवस ट्रीज विथ अंडरग्रोइंग क्लाइंबर्स। तो ये भी सही हो जाएगा दूसरा। तीसरा है कि दिस फॉरेस्ट वेर क्लियर्ड एट लार्ज स्केल बाई ब्रिटिश इन इंडिया फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी, रबर एंड कॉफ़ी। तीसरा क्या है कि दीज फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड एट लार्ज स्केल बाय द ब्रिटिश इन इंडिया फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी, रबर एंड कॉफ़ी। क्या क्या है? दीज फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड एट लार्ज, ये कौन किया था? ब्रिटिश चूतिया ही आएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो इसने क्या कर दिया? लार्ज स्केल पे क्लियर कर दिया इसको। किस चीज़ के लिए? तो इंट्रोड्यूस करने के लिए, टी प्लांटेशन, रबर और कॉफ़ी उगाने के लिए जो ज़्यादातर जो ट्री है उसको ख़त्म कर दिया। तो ये तीनों जो है सही हो जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेचुरल हजार्ड। अब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर्स। तो इसको कल किया जाएगा।